नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग भारत का भूगोल में आज अगली श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसमें हिमालय नदी तंत्र चल रहा था। पिछले भाग में हमने पहले भाग में देखा, अब फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र चलेगा। तो हम लोग हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं। विस्तार से देखते हैं गंगा नदी तंत्र का भौगोलिक स्वरूप क्या है, सांस्कृतिक स्वरूप क्या है, और इसके द्रोणीय स्वरूप क्या है, और इसका आकार कैसा है। ये सभी आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र। साथ ही साथ हम लोग इसको मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे। इस नदी की प्रकृति क्या है, लंबाई क्या है, कहाँ से कहाँ होकर जाती है, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। भारत का भूगोल में गंगा नदी तंत्र, जो पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, गहन से पढ़िएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र कह रहा है कि अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कह रहा है कि विशाल द्रोणी किसकी, गंगा नदी, और व्यापक सांस्कृतिक महत्व और बहुत ही इसका सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। फिर कह रहा है कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो वो इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। फिर कह रहा है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो गोमुख हिमानी से होता है। इसका उद्गम किसका, गंगा नदी का गोमुख हिमानी से उद्गम होता है। फिर अगला प्रश्न आता है, कह रहा है कि ये गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के बहती है। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अभी कितने उत्तराखंड में कितनी दूरी तय करती है, उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी का विस्तार है, बिहार में इसका विस्तार कितना है, झारखंड में इस नदी का विस्तार कितना है, यानी इन सब राज्यों में गंगा नदी का विस्तार कितना है, ये पढ़ते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी का विस्तार उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर विस्तार है, झारखंड में 40 किलोमीटर विस्तार है, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का विस्तार है। अब इसमें पूछता है कि गंगा नदी का विस्तार इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है 1140 में। सबसे कम विस्तार किस राज्य में है, तो झारखंड में है। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर गंगा नदी का इसमें विस्तार है। आइए आगे देखते हैं गंगा नदी के बारे में और पॉइंट। ध्यान देना आप सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी हैं, खास करके विद्यार्थी लोग जो भी तैयारी से जुड़े हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से, वो खास करके ध्यान दें, क्योंकि पेपर में यहीं से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी गंगा के नाम से कौन सी धारा जानी जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। कहाँ से, देवप्रयाग से। यानी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों आकर के नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है, यहीं से गंगा के नाम से चलती है। आगे देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो दाएं तरफ से मिलती है। पूछता है पेपर में कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना नदी है, जो गंगा के दाएं तरफ से मिलती है आकर के। फिर कह रहा है कि गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। कह रहा है कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो पद्मा नदी में, अभी फिर ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। कह रहा है कि अंतिम चरण में जब ये मुहाना बनाती हैं
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। एक बांग्लादेश से नदी आती है मेघना, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मेघना नदी में मिल जाती हैं। फिर मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। कहने का तात्पर्य कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले जो बांग्लादेश से एक नदी आती है मेघना, उसी में ये अपना मुहाना बना लेती है। फिर मेघना नदी आकर के अंतिम चरण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या पूछता है पेपर में कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों से निर्मित होता है। कौन डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा हुगली और मेघना के नदियों से निर्मित होता है। हुगली गंगा नदी का ही एक पार्ट है, भाग है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, गंगा कहो या हुगली कहो, बात एक ही है, ठीक है, बस इसके भाग हैं, धाराएं हैं। फिर कह रहा है अगला पॉइंट कि गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। पेपर में पूछता है कि गंगा नदी कितने देशों से गुजरती है, तो दो देशों से, भारत और बांग्लादेश, ये दो देश हैं जिससे गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अभी पीछे आपको बताया था गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जो गंगा का विस्तार है बताया था अभी पीछे कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम विस्तार वो है झारखंड में 40 किलोमीटर। आइए देखते हैं आगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण ये स्वतः ही स्वच्छ हो जाती है। कौन सी? गंगा नदी। ये किसकी विशिष्टता है गंगा नदी की कि स्वतः स्वच्छ हो जाती है बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। हानिकारक बैक्टीरिया को गंगा नदी खत्म कर देती है। फिर कह रहा है कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपका पेपर पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए गंगा नदी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिर कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियाँ, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। गंगा की सहायक नदियाँ, इसके बारे में देखें। बाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये आपकी गंगा में मिलने वाली बाएं तट से नदियाँ हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। आगे देखते हैं। दाएं तट से गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं उनको देखते हैं। यमुना नदी है, सोन नदी है और टोंस नदी है। ये आपकी दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं गंगा में। फिर आइए हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गंगा। अब हम लोग यमुना नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। कह रहे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसी से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। ये गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन? यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी है, ये सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। पूछता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। फिर कह रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए ये नदी दिल्ली, मथुरा और आगरा से होकर के बहती है। ध्यान देना जरा आप लोग। कह रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो आपकी कौन सी नदी है? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है तथा उसके बाद दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर बहती है। पूछता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर पूछता है कि मथुरा और आगरा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है, फिर कह रहा है कि प्रयाग में यमुना का गंगा में संगम हो जाता है और यमुना नदी प्रयाग में ही जा कर के गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है, उसी में समाहित हो जाती है यमुना नदी।
फिर देखते हैं नई नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयुंगडुंग हिमनद से होता है। ध्यान देना जरा। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसमें मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग हिमनद, ये नाम है, इसी से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, जिसमें 1700 किलोमीटर तिब्बत में, 900 किलोमीटर भारत में, 300 किलोमीटर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो चेमयुंगडुंग हिमनद से होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, तिब्बत में 1700 किलोमीटर और भारत में 900 किलोमीटर तथा 300 किलोमीटर बांग्लादेश में इसका विस्तार है। ठीक, आगे देखते हैं। मांजुली द्वीप, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह का नाम क्या है, मांजुली द्वीप। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कहाँ है, असम में है। असम में जिला कौन सा है, जोरहाट। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए बेसिक। ठीक है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, तो वह है मांजुली द्वीप। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर, असम में। असम के किस जिले में, जोरहाट जिले में। फिर अगला पॉइंट पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप समूह कहाँ है, वो भी आपका असम में है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नाम क्या है, उमानंद। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वह है मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप वह है उमानंद। कहाँ है, असम। किस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और किस जिले में, असम के किस जिले में, जोरहाट जिले में। आइए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तथा मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र का उद्गार होता है, ठीक है, ये पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर बहती है, फिर मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। यानी ये हिमालय है, ये हिमालय है, हिमालय के बगल में बिल्कुल समानांतर ये बहती है। इसके बाद ये दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए मध्य हिमालय में नामचा बारवा एक दर्रा है या पर्वत है, भारत में प्रवेश करती है। यानी ये तीव्र बहती है, फिर आपका नामचा बारवा दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है, वहीं से तीव्र मोड़ यू आकार का टर्न लेती है, ऐसे आती है, ऐसे और ऐसे ये मुड़ जाती है, यू आकार का टर्न लेती है नामचा बारवा दर्रे से और भारत में प्रवेश करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कहाँ से या किस पर्वत से, किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो वो नामचा बारवा पर्वत या दर्रे से प्रवेश करती है। किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बारवा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। वही पॉइंट जो हमने अभी बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में नामचा बारवा दर्रे से ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। यू आकार का एकदम टर्न लेती है, हिमालय के समानांतर बहती है, मध्य हिमालय से दक्षिण की ओर तीव्र आकार लेती है, यानी यू आकार का शेप ले लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के अनेकों नाम हैं, जगह जगह, स्थान स्थान। तो देखते हैं किन किन नामों से इसको जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना जरा, यानी तिब्बत में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, बाएं तट से मिलने वाली दिबांग, लोहित, धनश्री बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ध्यान देना। फिर कह रहा है कि दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कायंग, मानस, संकोच, तीस्ता, सुबनश्री, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। नोट इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि 20 मार्च 2017 को
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को कानूनन जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। ध्यान देना, कह रहा है कि जीवित व्यक्ति का दर्जा पाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो आपकी गंगा और यमुना नदी है। कब दिया गया था? 20 मार्च 2017 को। किस उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था? वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा इनको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग ये गंगा नदी तंत्र को हम लोग देखते हैं मानचित्र के माध्यम से। आइए समझते हैं। कह रहा है यमुनोत्री हिमानी है, ये आपका पर्वत है, ठीक है, ग्लेशियर है। यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, ये ऐसे यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये गंगोत्री हिमालय है, गंगोत्री हिमानी है, ये सतोपंथ हिमानी है। ठीक है, इनको हम लोग विस्तार से देखते हैं, आप लोगों को समझ भी अच्छे से आगे मानचित्र के माध्यम से जितना पढ़ाया गया है इससे बिल्कुल ही आपको आ जाएगा। देखते हैं, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, सतोपंथ हिमानी से ये नदियाँ निकलती हैं। देखते हैं, सतोपंथ हिमानी से आपकी धौली गंगा इसमें विष्णुप्रयाग में आकर के मिल जाती है। फिर नंदाकिनी इसमें मिल जाती है, पिंडार नदी इसमें मिल जाती है, ये मंदाकिनी नदी। ठीक है, इस मंदाकिनी नदी में आकर के ये पिंडार नदी, नंदाकिनी नदी, धौली गंगा नदी इस नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और ये केदारनाथ है। ठीक है, यहाँ से भी नदी आती है और देवप्रयाग में आकर के गंगोत्री भागीरथी नदी और अलखनंदा नदी आकर के, ये अलखनंदा नदी है और ये भागीरथी नदी है। ये अलखनंदा की सहायक नदियां हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, ये सभी आकर के विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग पे अपना संगम बनाती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलखनंदा आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से देवप्रयाग से ही ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी चलती है हरिद्वार, फिर कन्नौज में उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकलती है, वो कन्नौज में आकर के मिल जाती है। प्रयागराज में यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है वो यहाँ से आते हुए प्रयागराज में अपना संगम बना लेती है गंगा नदी में। फिर आपकी पीलीभीत उत्तर प्रदेश फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और वो गाजीपुर में आकर के संगम बना लेती है, गंगा नदी में ही मिल जाती है। फिर आपके नेपाल के भाग से कुछ नदियां हैं, इसको हम लोग देखते हैं। नेपाल के भाग से ये है काली नदी और कर्णाली नदी। काली नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और कर्णाली नदी को भारत में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इन शारदा नदी का नाम काली नदी, घाघरा नदी का नाम कर्णाली नदी, यानी ये काली नदी, कर्णाली नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती हैं शारदा और घाघरा के नाम से जानी जाती हैं। जैसे ही इस पॉइंट पर इनका दोनों का संगम हो जाता है, फिर घाघरा के नाम से ही ये छपरा में आकर के गंगा नदी में संगम बना लेती हैं। फिर नेपाल की ही नदी है गंडक, ये आकर के आपकी सोनपुर बिहार में आकर के गंगा नदी में अपना संगम बनाती है। फिर कोसी नदी है जो कि नेपाल के भाग से निकलती है, ये भी आकर के बिहार में कुर्सेला में अपना संगम बना लेती है। कुर्सेला में ही कोसी जो ऐसी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करती है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी वो है कोसी नदी। फिर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों से महानंदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये आकर के पूर्वा स्थान पर आकर के मिल जाती है और यहाँ से गंगा जो है मोड़ बनाती है और भारत में ही अपना मुहाना बनाते हैं। फिर ये दामोदर नदी के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर फरक्काबाद बैराज है इस पॉइंट पर, और फिर हुगली की एक शाखा आ जाती है, फिर दामोदर नदी की एक शाखा आती है, पद्मा नदी की शाखा आती है और बंगाल की खाड़ी में दोनों अपना संगम बना लेती हैं। यानी गंगा नदी का कहने का मतलब गंगा नदी की जितनी भी नदियाँ हैं ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से आते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और हुगली नदी और पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी
का जो है संगम हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये सोन नदी है, ये भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलते हुए गंगा में अपना संगम बनाती है। ये आपकी यमुना नदी की कुछ नदियां हैं, जैसे चंबल नदी इंदौर से निकलती है, ये यमुना नदी में अपना संगम बनाती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये भी यमुना नदी में संगम बनाती है। केन नदी है कैमूर पहाड़ी से, ये भी अपना संगम यमुना नदी में बनाती है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस मानचित्र के माध्यम से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से आ जाएगा। और आप लोगों सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया करके इसके नोट्स बनाते जाएं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं तो बिना नोट्स के मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन कोई फाइट किया जा सकता है। मेरा जो मानना है, नोट्स बनाएं और वीडियो को 1 2 3 बार अवश्य देखें, उसके बाद उसका अध्ययन करें। आपको ये टॉपिक नदी तंत्र बिल्कुल आने वाला है, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं पूछेगा। आप इसको अच्छे से जैसे ही देखेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तभी हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कुछ बोलने में दिक्कतें हो जाती हैं या समस्याएं आ जाती हैं, तो उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और जो भी तकनीकी खामियां हैं वो जल्द ही दूर कर ली जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स GS पॉइंट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एक ऐसा चैनल है, प्लेटफॉर्म है जो संपूर्ण सामान्य अध्ययन की तैयारी करवाता है। जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, SSC, UPPCS, UPPSC, जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें सामान्य अध्ययन GS की संपूर्ण तैयारी होती है। तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।